ब्राह्मी चेतना का सुविस्तृत कार्य व्यापार। ब्रह्मांड व्यापी तथ्य जिनका जीवन में भी स्थान है। हम क्रमशः विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यह एक तथ्य है। आदिम काल के वनवासी मनुष्य ने सभ्यता के वर्तमान चरण तक पहुंचने की लंबी यात्रा में अपनी अग्रगामी चेष्टा को प्रखर रखा है। चेतना की अदम्य इच्छा आगे बढ़ने की, प्रगति करने की है। यह उचित भी है और आवश्यक भी। अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ रही जीव आकांक्षा अपने लक्ष्य की ओर चलते हुए विकास क्रम और अग्रगमन के उत्साह का ही अवलंबन ग्रहण करेगी। यह विकास प्रक्रिया न केवल मानवीय चेतना में काम करती है, वरन ब्रह्मांड विस्तार के रूप में भी वह क्रम चल रहा है। ज्योति भौतिकी की महत्वपूर्ण खोजों से यह स्पष्ट हो चला है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। समस्त आकाश गंगाएं, समस्त सौरमंडल और ग्रह नक्षत्र क्रमशः अपना आकाशीय क्षेत्र आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अरबों वर्ष पूर्व सृष्टि के अंतराल में घनीभूत पदार्थ के मध्य एक भयंकर विस्फोट हुआ था। उसी से छिटक कर ग्रह नक्षत्र बने और वह छिटकना तब से लेकर अब तक क्रमशः आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं और यही हाल सौर मंडलों का है। शून्य आकाश के उन्मुक्त क्षेत्र की विशालता इतनी बड़ी है कि अभी करोड़ों अरबों वर्षों तक यह दौड़ ऐसे ही चलती रह सकती है, पर कभी न कभी इसका भी अंत होगा और गोलाई की गति के अनुसार यह धावमान पदार्थ अंततः अपने मूल उद्गम पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। उसी स्थिति को महाप्रलय कहा जा सकता है। ब्रह्मांड व्यापी आकाश को समझने समझाने की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रथम क्षेत्र में हमारी धरती, उसका वायुमंडल चुंबकीय क्षेत्र है। ऊपरी वायुमंडल का अधिक भाग आवेशित परमाणुओं, अणुओं और इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। आकाश के इस क्षेत्र में पदार्थ के अस्तित्व का पता आसानी से चल जाता है। दूसरा क्षेत्र है सौर मंडल के ग्रहों के बीच में फैला हुआ भाग। यह क्षेत्र सूर्य के बाहरी परिमंडल कोरोना से निरंतर निकलने वाली पतली और फैलने वाली गैसों से भरा हुआ है। इसे प्लाज्मा या सौर वायु भी कहते हैं। इसी हवा के कारण पुच्छल तारों की पूंछें सदा सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। यही हवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी पूंछ की शक्ल का पुच्छल तारा बना देती है। तीसरा, थर्ड स्पेस है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से प्रायः 50 गुना सौरमंडल से आगे हमारी आकाश गंगा में जुड़े तारों के बीच का आकाशीय भाग। यहाँ भी तारों के बीच के भाग में पदार्थ के उदासीन और आवेशित कणों से बनी हुई पतली गैसेस हैं। चौथा क्षेत्र वह आकाश है जिसमें हमारी आकाश गंगा जैसे अन्य अगणित आकाश गंगाएं और उनसे संबंध असंख्य चित्र विचित्र ग्रह नक्षत्र भरे पड़े हैं। इस विशाल महाआकाश के संबंध में जितनी कुछ जानकारी अब तक मिली है, उसमें विशालकाय दूरबीनों, रेडियो टेलीस्कोपों, किरणों में उपलब्ध विकिरणों, ध्रुव क्षेत्रों में उपलब्ध आवेशित कणों, ध्रुवीय प्रकाश आदि के साधनों का बड़ा योगदान है। उड़न रॉकेटों और अंतरिक्ष यानों ने भी इस आकाश ज्ञान में अभिवृद्धि की है।
इस समस्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि जन्म से लेकर प्रौढ़ता पर्यंत हर पदार्थ में विकास क्रम जारी रहता है। अभी अपना ब्रह्मांड किशोरावस्था पार करके प्रौढ़ता की आयु में प्रवेश कर ही रहा है। इसलिए अधिकांश ग्रह नक्षत्र अपना आयतन फैला रहे हैं, अपनी कक्षाएं चौड़ी कर रहे हैं और एक दूसरे से छिटककर अनंत आकाश में अविज्ञात की ओर द्रुत गति से दौड़ते जा रहे हैं। इसे हम सृष्टि का विकास, विस्तार या प्रगति कह सकते हैं। एक से अनेक बनने की ब्रह्मा इच्छा ने हिरण्यगर्भ का विस्फोट किया और उससे अगणित आकाश गंगाओं, महातारकों, सौरमंडलों, ग्रह उपग्रहों, उल्का और धूमकेतुओं का विशालकाय परिवार अस्तित्व में आया। जन्म के बाद विकास ही दूसरा चरण है। सो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में विकास के चरण द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। अधिकांश ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां इन दिनों इसी स्तर की हैं। हमें अपनी गतिविधियों को विकासोन्मुख व प्रगतिशील रखते हुए प्रकृति की प्रेरणा का अनुगमन करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति का बारीकी से अध्ययन करने पर अनेक सृष्टि नियम ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं जो क्या जड़ क्या चेतन सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अपनी पृथ्वी की अगणित विशेषताओं में से एक यह है कि उसकी ऊपरी परत में शीतलता और हल्कापन पर्याप्त मात्रा में है। इसी कारण उस पर जीवों की उत्पत्ति से लेकर शोभा सुषमा तक का सौंदर्य विकसित हुआ है। जीवन पर भी यह नियम लागू होता है। यदि हल्के फुल्के दृष्टिकोण को लेकर जिया जाएगा, संग्रहशीलता और अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं के भार से बचा जाएगा, तो मनुष्य न केवल सुखी रहेगा वरन प्रगति भी करेगा। पर जिन्होंने अपने को भारी बोझों से लाद जकड़ लिया है, उन्हें पग पग पर जिंदगी दूभर लगेगी और निरंतर रोष व असंतोष की स्थिति से अपने को घिरा पाएंगे। पृथ्वी की भीतरी परतों में गर्मी भी अधिक है और भारीपन का दबाव भी बड़ा चढ़ा है। अतएव वहां किसी सुंदर और सुव्यवस्थित वस्तु का अस्तित्व नहीं बन पाता। सब कुछ आग्नेय द्रव्य के रूप में है। भूकंपों द्वारा समय समय पर पृथ्वी की इस आंतरिक स्थिति का परिचय भी मिलता रहता है। अब तक पृथ्वी को अधिक से अधिक 5 मील तक ही खोदा जा सका है, जबकि पृथ्वी के मध्य केंद्र की गहराई लगभग 4000 मील है। अधिक गहराई में क्या है, इसकी यत्किंचित जानकारी भूकंपों के समय निकलने वाली भूगर्भीय तरंगों से ही प्रतीत होती है। पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा आदि भारी तत्वों का बाहुल्य है। ब्रह्मांड में प्रायः हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के पदार्थ ही अधिक भरे पड़े हैं। उसमें इनकी मात्रा 80 से 99% तक है, पर अपनी पृथ्वी में इसकी मात्रा 1 से 10% से भी कम है। पृथ्वी के भीतरी भाग में दबाव बहुत अधिक है। जहां धरती का तरल भाग समाप्त होकर कड़ा आवरण शुरू होता है, वहां का दबाव प्रायः प्रति वर्ग इंच पर लगभग 10,000 टन है। यूं अहंकारी स्थूल दृष्टि भारी भरकंपन और उष्णता उग्रता को ही महत्व देती है, पर पृथ्वी की स्थिति ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके भीतरी अंतराल में जहां गर्मी और दबाव का बाहुल्य है, वहां केवल दाह की भट्टी ही जल रही है और उस विक्षोभ की उसासे भूकंपों और ज्वालामुखियों के रूप में फूटकर शांत वातावरण को विषाक्त और विकृत ही करती रहती है। इसके विपरीत धरती के ऊपरी वायुमंडल में जहां हल्कापन और शीतलता का संतुलन है, वहीं जीवन, सौंदर्य और सुविधा साधनों को पनपने का अवसर मिलता है।
यह तथ्य यदि हम समझ सकें तो अपनी गतिविधियों में उपयोगी परिवर्तन करके सुख संतोष भरी प्रगतिशीलता का रसास्वादन कर सकते हैं। यूं हर किसी को स्वावलंबी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने में जो बीज रूप में विद्यमान क्षमताएं हैं उन्हें विकसित करने के लिए बाहर से भी बहुत कुछ सहयोग लेना पड़ता है। यह सारा समाज सहकारिता के सिद्धांतों से जकड़ा हुआ है। हमारा विकास ही नहीं, जीवन भी पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही गतिशील हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व और क्रियाकलाप भी पारस्परिक सहयोग और आदान प्रदान पर ही चल रहा है। अपनी पृथ्वी को ही लें, वह सूर्य से बहुत कुछ ग्रहण करती हुई उसके अनुदान से अपना काम चलाती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरे ग्रहों को अपना अनुदान नहीं देती। निश्चित रूप से लेने के साथ देने का भी अविच्छिन्न तथ्य जड़ा हुआ है। जो लेता भर रहेगा और देने का नाम न देगा वह बेमौत मरेगा। पृथ्वी दूसरे ग्रहों को पर्याप्त अनुदान देती है, पर साथ ही अपनी विशेषताओं को अक्षुण्ण रखने के लिए सूर्य पर निर्भर भी रहती है। ब्रिटिश खगोलज्ञ और सुप्रसिद्ध दूरबीन विशेषज्ञ सर विलियम हर्शल ने सूर्य की स्थिति व धरती पर होने वाले प्रभावों का गहन अध्ययन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि वनस्पतियों के विकसित और फलित होने से लेकर प्राणियों के शरीर और मनुष्यों के मन स्तर पर सूर्य परिवर्तन का असाधारण प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि सूर्य से पृथ्वी के न केवल ऋतु परिवर्तन प्रभावित होते हैं, वरन प्राणियों का शारीरिक और मानसिक स्तर भी उठता गिरता है। उज़्बेक रूस के विज्ञानी एन कैनोसरिन ने सूर्य के धब्बों के साथ पृथ्वी पर दलदल घटने बढ़ने की संगति बैठाई है। मॉस्को के प्रोफेसर शिगजेब्स्की ने पता लगाया है कि धरती के इतिहास में जब जब सूर्य में तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई हैं, तब तब हैजा, प्लेग, टाइफाइड आदि बीमारियों का संसार में भारी प्रकोप हुआ है। इसका कारण वे बैक्टीरिया जीवाणुओं पर होने वाली सौर प्रक्रिया को मानते हैं। वे सूर्य के प्रभाव में घट बढ़ होने के कारण मनुष्यों के स्वभाव में हेरफेर होने की भी बात कहते हैं। ग्रहों के बीच परस्पर क्या संबंध है, इसका निरूपण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं। कौन किसका पिता, पुत्र, भाई, भतीजा आदि है, इसका विश्लेषण करने से कुछ काम नहीं चलता। कौन पुराना है, कौन नया, कौन दानी, कौन ऋणी, कौन बड़ा, कौन छोटा, इस झंझट में पड़कर न अहंकार को बढ़ाया जाना चाहिए और न किसी को हीनता का अनुभव कराना चाहिए। अच्छा यही है कि हम पारस्परिक सहकारिता और सहयोगी भावना का महत्व समझें और यह माने कि कोई किसी को एक तरह का सहयोग दे रहा है तो दूसरा उसकी अन्य प्रकार से सहायता कर रहा है। ग्रह नक्षत्रों के बीच भी अब इसी मान्यता को प्रधानता दी जा रही है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या रिश्तेदारी है, इसका विश्लेषण बहुत समय तक किया जाता रहा, पर अब अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि कोई किसी का आश्रित नहीं, सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और इस ब्रह्मांड परिवार में सभी ग्रह नक्षत्र सहयोगी सदस्य बनकर रह रहे हैं। चांद पृथ्वी का भाई है, बेटा है, दोस्त अथवा मेहमान, यह पता लगाया जाना शेष है। सर जॉर्ज डार्विन ने कहा है कि प्रशांत महासागर की जमीन किसी खंड प्रलय के कारण उखड़ पड़ी और उखड़कर चांद बन गई। जहां से वह मिट्टी उखड़ी वहां का गड्ढा समुद्र बन गया और यह उखड़ी हुई जमीन आकाश में मंडराने लगी
तथा धरती का चक्कर काटती हुई चंद्रमा बन गई। इस प्रकार वह पृथ्वी का बेटा हुआ। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया है कि जिन दिनों पृथ्वी की सतह लाल अंगारे की तरह तप रही थी, उन दिनों वह घूमती भी तेजी से थी। जब वह अपनी धुरी पर 3 घंटे में ही एक चक्कर लगा लेती थी। सूर्य के आकर्षण का दबाव तब अधिक था और आए दिन गर्म लावे के ज्वार भाटे जैसे भूकंप आते थे। उन्हीं दिनों कई विशालकाय उल्काएं धरती से टकराईं और कई समुद्र तथा झील सरोवर बन गए। फ्रेंच वैज्ञानिक बुफो ने चंद्रमा को धरती का भाई माना है। वह कहते हैं कि सारे ग्रह उपग्रह एक ही समय एक ही साथ बने हैं। आरंभ में अकेला सूर्य था। कहीं से एक विशालकाय सूर्य आया और हमारे सूर्य से जा टकरा गए। टकराव से दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा धूल बनकर अंतरिक्ष में उड़ने लगा और जब वह सघन हुआ तो उसी से सौरमंडल के ग्रह और उपग्रह बन गए। खगोलज्ञ लॉटलॉस वॉइस स्त्रैकर, जेरार्ड कुइपर आदि विद्वानों का कथन है कि समस्त आकाश गंगाएं, तारक, सौरमंडल और उपग्रह सृष्टि के आदि में प्रथम विस्फोट के छितराव से फैली हुई धूल से बने हैं। वे आकर्षण विकर्षण की धाराओं से परस्पर बंधे जरूर हैं और अपनी धुरी व कक्षा की भ्रमणशीलता भी परस्पर संबंधों के आधार पर स्थिर किए हुए है। फिर भी कोई किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। सभी ग्रह उपग्रहों का जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है और उनका मूल कारण आदि पदार्थ हिरण्यगर्भ का विस्फोट ही था। इस प्रकार सभी ग्रह एक दूसरे के मित्र पड़ोसी मात्र हैं। यही बात पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में भी लागू होती है। अपनी आकाश गंगा की शक्ति जिस तेजी से क्षीण हो रही है, उसे देखते हुए वैज्ञानिक उससे संबंध सौरमंडलों के अवसान की आशंका करने लगे हैं। मैरीलैंड विश्वविद्यालय की खगोल शाखा ने बताया है कि वह दिन निकट आता चला जा रहा है जब अपनी आकाश गंगा के साथ जुड़े हुए ग्रह उससे छिटककर दूर चले जाएंगे और अनंत अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगेंगे। इसका प्रभाव सौर परिवार पर ही नहीं, ग्रहों के साथ भ्रमण करने वाले उपग्रहों पर भी पड़ेगा और एक विश्वरंखल अराजकता की ऐसी बाढ़ आएगी कि सर्वत्र एकाकीपन दृष्टिगोचर होने लगेगा। पर अंतर्ग्रही आदान प्रदान की श्रृंखला टूट जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि हर नक्षत्र विविधताओं के कारण बनी हुई विशेषताओं और सुंदरता को खोकर अपने स्वरूप की तुच्छताओं से सीमाबद्ध, अपंग और कुरूप स्तर का दिखाई पड़ेगा। यहाँ सब कुछ जन्मता, बढ़ता और मरता है, ब्रह्मांड भी। मनुष्य यदि इस तथ्य को समझे तो उसे अपना मरण भी स्मरण रहे, साथ ही यह सोचने का अवसर भी मिले कि इस बहुमूल्य मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग क्या और कैसे किया जाना चाहिए।